वीरा होले से हंस दी। तुम मुजरमों से लड़ कर आ रहे हो, इस फिजा में भी तुम्हारे ज़हन पर जुर्म सवार हैं। हम घर पहुंचे तो गजाला सुल्तान शाह के साथ जाग रही थी। रात के किसी पहर इसको बिस्तर में मेरी गैर मौजूदगी का एहसास हुआ और वह हड़बड़ा कर बेदार हो गई। उसने कमरे से निकलकर पूरे घर का तवाफ किया, मगर मैं कहीं मौजूद नहीं था। वीरा के कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। उसके शब ख्वाबी के कपड़े बेतरतीबी से बिखरे हुए थे और वो भी गायब थी। गजाला ने परेशान होकर सुल्तान शाह को जगा दिया, जो इस वक्त तक खासी नींद ले चुका था। तुमने सोचा होगा कि हम दोनों जालिम समाज से बगावत करके कहीं फरार हो गए। वीरा ने कहका लगाकर इन दोनों की परेशानी का मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सोचा जा सकता था, इनके बारे में मैं कोई बुरी बात नहीं सोच सकती थी। गजाला ने संजीदगी से जवाबी चोट कर डाली। फिर वो मुझसे मुखातिब हो गई। मैंने जलाल को फ़ोन किया था, वो भी परेशान हो गया। उसे फ़ोन करके बता दें कि आप लौट आए हैं। इतनी रात गए तुम दोनों कहाँ निकल गए थे? मेरी जान निकल गई थी। सुल्तान शाह ने मुंह फुलाकर वीरा से कहा, आराम से पड़े सोते रहते, अपनी नन्ही सी जान को ऐसे इम्तिहानों में क्यों डालते हो? वीरा चहकने लगी। इन फजूल बातों में वक्त बर्बाद न करो, अव्वल खान ने दखल अंदाजी करते हुए कहा। जलाल को फ़ोन करो, मैं सिर्फ इसी काम के लिए यहाँ आया हूँ। हम पांचों में वो सबसे सीनियर था, उसकी बात का एहतराम किया जाता था। सब खामोशी से ड्राइंग रूम में बैठ गए और मैंने स्पीकर फ़ोन पर जलाल का मोबाइल नंबर मिलाना शुरू कर दिया। कहाँ गायब थे तुम? किसी से कुछ कहे सुने बगैर निकल खड़े होते हो, यह क्या तरीका है तुम्हारा? वो भरा बैठा था। मेरी आवाज़ सुनते ही फट पड़ा। दुश्मन के ठिकाने से बख्तरबंद गाड़ियां निकलकर सड़क पर दौड़ने लगे तो किसी से कुछ कहने सुनने का मौका नहीं मिलता। इसके तेवर ठंडे करने के लिए मुझे ड्रामाई अंदाज इख्तियार करना पड़ा। क्या हुआ? तुम क्या करके आए हो? मेरी तवक्का के मुताबिक उसका लबो लहजा बदल गया। मैंने उसे कौंसल खाने से नशेमन तक की रोदात सुनानी शुरू कर दी। आखिर में यह खदशा भी जाहिर कर दिया कि आईबी को अलग थलग रखने के बारे में उसकी कोशिशें बार आवर साबित नहीं हो सकी थी। कैली ने मुझे पहचान लिया था और अगले रोज वो कार्रवाई आईबी के सर डाली जाने वाली थी। उसकी मुझे परवाह नहीं। मेरी पूरी बात सुन लेने के बाद उसने जवाब दिया, मैं कौंसल खाने की निगरानी के इल्जाम से बचना चाह रहा था। मैंने अपनी दानिश में अपने आदमियों को वहां से बर वक्त हटा लिया था, मगर तुम बता चुके हो कि इनके हिसास कैमरे मेरे अमले की तस्वीर ले चुके थे। नशेमन का किस्सा मैं संभाल लूंगा, वो कोई सफारती इमारत नहीं है। अब हमें C9 का खोज लगाना है। दरमियान में जलाल के मुदाखलत की वजह से मैं अपनी बात पूरी नहीं कर सका। ये डिफेंस के किसी कमर्शियल प्लॉट का नंबर है, वहां हर फेज का एक कमर्शियल एरिया है। वो इस नंबर की 10-20 इमारतों में से एक होगी। मेरे आदमी उसका सुराग लगा लेंगे, मगर जरूरी नहीं कि वो वहां से हाथ आ जाए। वो बहुत फुर्तीला है, हमें उसे घेरने के लिए दूसरे तरीके भी आजमाने पड़ेंगे। वो कह रहा था, तुम कोई दूसरा तरीका तजवीज़ करो तो मैं इस पर अमल करने के लिए तैयार हूं। मैंने पेशकश की। कौंसल खाने का क्या हाल है? वहां की निगरानी हो रही है या नहीं? जलाल ने पूछा। बिल्कुल हो रही है। वो खौफजदा हैं और वक्फे वक्फे से बेआवाज फायर कर रहे हैं। आदमियों को वहां से हटा लो, इनकी तैनाती का मकसद हासिल हो चुका है। हमारा मुजरिम वहां से निकलकर खुले मैदान में आ चुका है। मैं नहीं चाहता कि इन वैश्यों की कोई भटकती हुई कोई गोली हमारे किसी आदमी को चाट ले। अब मुझे नए सिरे से हालात का जायजा लेना होगा। तुमसे सुबह बात होगी। सुबह तो होने वाली है, मैं कम से कम 4 घंटे की नींद लूंगा। मैंने उसे आगाह किया, तुम बेफिक्री से सो सकते हो। दफ्तरी सुबह 9 बजे होती है, जब सारे दफातर आबाद होते हैं। मैंने फोन बंद कर दिया। अव्वल खान ऑपरेटर संभाले मेरी गुफ्तगू के इख्तिताम का मुंतजिर था। स्पीकर फोन ऑफ होते ही उसने पैगाम रसानी की कोशिश शुरू कर दी। अव्वल खान को इधर से इत्तला मिली कि दोनों में से सिर्फ एक बख्तरबंद गाड़ी वहां वापस लौटी थी, दूसरी का पता नहीं था। वो शायद निक के इस्तेमाल में थी। C9 नामी ठिकाने पर बेन डेविड के कदम जमाने के बाद ही उसकी वापसी मुमकिन थी। अव्वल खान ने कहा कि दूसरी गाड़ी के वापस लौटते ही उसे पैगाम देकर जगह छोड़ दी जाए और अमले के सब लोग वापस अपनी अपनी जगहों पर चले जाएं। इस माकूल और वाज़ेह हुक्म में किसी रद्दो बदल की गुंजाइश नहीं थी। अब मैं भी चलता हूं। अव्वल खान ऑपरेटर्स जेब में डालता हुआ उठ गया। आज मैं थक कर चूर हो चुका हूं। चाय नहीं पियोगे? गजाला ने मुस्कुराते हुए पूछा। अभी 2 मिनट में बना लाती हूं। इस वक्त चाय पी ली तो नींद उड़ जाएगी, पता नहीं कब मौका मिले। मैं घर जाकर सोना चाहता हूं। उसे खूबसूरती से मुआज़त कर ली। C9 में आईमैन का वजूद नहीं मिलेगा। अव्वल खान के रुखसत होने के बाद सुल्तान शाह ने पुरजोर लहजे में कहा, इतनी मामूली सी बात तुम दोनों क्यों नहीं समझ सके कि उसने अपनी जान बचाने के लिए तुम दोनों को एक बेबुनियाद मफरूजे में उलझा दिया है। चाहे तुम अभी तक ऊँग रहे हो या फिर किसी नशे में हो। वीरा चटक कर बोली, डैनी ने बताया है कि उसकी तरफ से C9 के इंकशाफ से पहले हम उन्हें जिंदा छोड़ने का फैसला कर चुके थे। तुमने फैसला कर लिया होगा, मगर वो उल्लू का पट्टा इससे वाकिफ नहीं था।
उसकी दानिश में इन दोनों की जान खतरे में थी। सुल्तान शाह का एतराज मंतकी तौर पर दुरुस्त था। वीरा इस पर बिला वजह चिराग पा हो रही थी। असल नुक्ता यह था कि सुल्तान शाह इल्फाज पर फैसला कर रहा था। हमने अपना फैसला पूरी फिजा को मद्देनजर रखते हुए किया था। डोनाल्ड उस वक्त हमें फरेब देने की पोजीशन में नहीं था। मैं इन दोनों को बहस में उलझा हुआ छोड़कर वहां से उठा और अपने कमरे की तरफ चल दिया। गजाला मेरे साथ आई थी। बिस्तर पर दराज होने के बाद देर तक मेरा जहन इसी मामले में उलझा रहा। मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे कहीं कोई गड़बड़ थी जो मेरे जहन की गिरफ्त में नहीं आ रही थी। गजाला मेरे पहलू में लेटी कुछ देर तक छेड़छाड़ करती रही। मेरी तवज्जो न पाकर उसने सोने की कोशिशें शुरू कर दी। फिर यकायक मेरे जहन में रोशनी सी हो गई। ये बात बहुत अहम थी कि दोनों मुलाकातों में कैली ने मुझे मेरे चेहरे से पहचाना था। मेरा नाम सिरे से उसके इल्म में नहीं था। फाल्कन हाउस से गिरफ्तारी, पुलिस की तहवील और आईबी की कैद से लेकर रिहाई तक उसको ये इल्म नहीं हो सका था कि आखिर में वो किसकी कैदी थी। बेहोशी की हालत में टॉम और निक के पास पहुंचने के बाद इन दोनों की जुबानी उसे मालूम हुआ होगा कि उसे इंटेलिजेंस ब्यूरो वालों की कैद से छुटकारा मिला था और यूं उसने मुझे आईबी का आदमी समझ लिया। इस पूरे किस्से में कहीं भी स्पेशल टास्क फोर्स या कर्नल दावर का नाम नहीं आया था। मैं कर्नल दावर बनकर इस बारे में निक से छेड़छाड़ जरूर कर सकता था, लेकिन यह जाहिर नहीं कर सकता था कि निशेमन में मैंने अपनी टीम के हमराह डोनाल्ड और कैली को घेरा था। वो नुक्ता साफ होते ही मेरे जहन पर नींद का खुमार हावी होता चला गया। एक लाचाउरी उलझन थी जो दूर हो चुकी थी। जरा सी देर में मेरी आंख लग गई। गजाला ने अपनी नींद रात की 2 किस्तों में मुकम्मल कर ली थी, इसलिए वो मुझसे पहले बेदार हो चुकी थी। 8 बजे मैं जागा तो जलाल का पैगाम मेरा मुंतजिर था। वो सुबह सवेरे सद्दम मैंशन पहुंचा हुआ था और मुझसे बात करने का ख्वाहा था। तबीयत की कसलमंदी को दूर करने के लिए मैंने ठंडे पानी से गुस्ल किया और कमरे से बरामद होते ही फोन संभाल लिया। जलाल फोन पर मौजूद नहीं था, मगर चंद लम्हों में लाइन पर आ गया। रात का अंधेरा बहुत ख्याल अंगेज और अनोखा होता है। बिस्तर में मुझे ख्याल आया कि आईमैन के पीछे लगकर हमने चोपड़ा को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया है। आईमैन को घेरने के लिए वो भी कारआमद साबित हो सकता है। मैं चंद घंटे गुजारने के बाद सुबह सवेरे इधर आ गया था। चोपड़ा और राजा का इससे फोन पर करीबी राब्ता हो चुका है। मैंने एतराफ किया। मेरे सामने बस यही एक इशारा था। चोपड़ा अंदर से इस कदर टूट चुका है कि वो ज्यादा देर तक मार नहीं सह सका। उसने तस्लीम कर लिया है कि रा के चारों एजेंट उसके अलावा बेन डेविड से भी बराह रास्त हदायत लेते थे। अब पता चला है कि उसकी असल कुव्वत कहाँ मरकूज थी और गोल्डन फार्मेसी को आग लगाने वाले कौन थे। वो इस किस्से की गुमशुदा कड़ी थी। मुझे यही परेशानी लाहक थी कि जब उसके सारे अहम मोहरे हमारे कब्जे में आ चुके थे तो कौन लोग उसका साथ दे रहे थे। विजय की तवाज़े की जाएगी तो वो उगल देगा कि जहांगीर की दुकान को किसने आग लगाई थी। ये दरिंदे एक तरफ शहर में बम्बों के धमाके कर रहे थे और दूसरी तरफ आईमैन के हाथ मजबूत कर रहे थे। इन चारों के आईमैन से राब्ते की क्या सूरत थी। अमेरिकी साख्त के M50 ट्रांसमीटर से उसने इंकशाफ किया। ये 50 किलोमीटर की रेंज में बहुत अच्छा काम करते हैं। चारों के पास अपना अपना ऑपरेटर्स था, लेकिन गिरफ्तारी के वक्त विजय के पास से ऐसा कोई मवासलाती आला बरामद नहीं हुआ था। मैंने कदरे हैरत से कहा, इससे बाद में फेंटूंगा, अभी मैं चोपड़ा को निचोड़ रहा हूं। उसे नजरअंदाज करके हमने जो गलती की है इसका भरपूर अजाला होना जरूरी है। जलाल की तफक्कुर अमीज आवाज आई। हो सकता है कि गिरफ्तारी का खतरा अपने सर पर मंडलाता हुआ देखकर उसने अपना ऑपरेटर्स फेंक दिया हो। बहुत दिलचस्प सूरत हाल है। मैं नाश्ता करके वहीं आ रहा हूँ। टॉम और निक की क्या खैर खबर है। निक 2 मरतबा कराची ऑफिस फोन कर चुका है। वो मुझसे बात करने के लिए बेचैन है। जलाल ने हंसी के साथ जवाब दिया, इसके पास मेरे दूसरे नंबर नहीं है, वरना वो अब तक मोबाइल फोन पर मुझसे राब्ता कर चुका होता। तुम्हारी रात वाली कारगुजारी ने उसके हाथ पांव फुला दिए होंगे। उसे मैं देख लेता हूं। तुम यकसुई से चोपड़ा और विजय पर अपना काम जारी रखो। जरा ये याद रखना कि तुम STF वाले हो। रात की कार्रवाई IB स्टाफ ने की थी। इस पर जलाल की आवाज तमस्खुराना थी। यह मजाक की नहीं, बहुत अहम बात है, मैंने कहा। यह नुक्ता मेरे दिमाग के किसी गोशे में मुसलसल चुभ रहा था। रात को गौर करने के बाद समझ में आया है कि मुझे कहाँ मौजूद और कहाँ गैर हाजिर रहना है। इसके बगैर बात बिगड़ सकती थी। मुझे मालूम है कि अब निक के पास हमारे लिए कुछ नहीं है। वो अपना तजस्सुस दूर करना चाह रहा होगा। मैंने उसकी बात दरमियान से उड़ा दी। ये ना कहो, उजलत में बेन को कौंसल खाने से निकालकर इन लोगों ने अपना दामन साफ कर लिया है। अब वो प्रेस की धमकी से मरऊब नहीं होगा। उसके पास इन लोगों की तस्वीर हैं जो कल सुबह कौंसल खाने की निगरानी कर रहे थे। वो इन्हें हवा दे सकता है। पहले मैं इस बारे में फिक्रमंद था। तुमने अपनी तजवीज़ से मेरी मुश्किल आसान कर दी। तस्वीरों का मामला उछला तो जवाब तैयार मिलेगा। मैंने नामालूम मुश्तबा अफराद की नकलो हरकत की खबरें मिलने के बाद
अपने स्टाफ को इस इमारत की हिफाजत पर मामूर किया था। मौजूदा हालात में मेरे इस इकदाम पर अंगुश्त नुमाई नहीं की जा सकेगी। गुड, इस बार मैं हंस से बगैर नहीं रह सका। हम दोनों को अपने अपने सबक अच्छी तरह याद हैं। बस फिर जल्दी आ जाओ, मैं भी नाश्ता किए लेता हूँ। घर से चाय की सिर्फ एक प्याली पीकर सद्दफ मेंशन आ गया था। उससे गुफ्तगू खत्म करके मैंने तेजी से नाश्ता किया। इस वक्त तक वीरा सो रही थी और सुल्तान शाह अपने कमरे में मसरूफ था। मैं दोबारा अपने कमरे में घुस गया ताकि निक से बात कर सकूं। हाय निक, क्या हाल है? फोन पर उसकी आवाज सुनते ही मैंने शगुफ्ता लहजे में रस्मी सा सवाल किया। तुम्हारे क्या हाल है? उसने भी रस्मी जवाब दिया और पूछा, जलाल कहाँ गायब है? मैं पिछले 1 घंटे से उसकी तलाश में हूँ। दफ्तर का वक्त 9 बजे शुरू होता है, लेकिन वो ज्यादा फर्शनास है। बेदार होते ही कहीं ना कहीं मसरूफ हो जाता है। गुजरी हुई रात के वाकयात के बारे में तुम्हें कुछ इल्म है? निक ने मोहतात लहजे में सवाल किया। हाँ, कौंसल खाने के मुहाफिज आसाब ज़दा थे। वो सारी रात अपनी छत से बेआवाज राइफलों के फायर करते रहे। ये रुझान बहुत तशवीशनाक है। वो बेनाम सायों पर भी गोलियां चलाने पर मजबूर थे। मैंने तुम्हें बता दिया था कि हमारे खुफिया कैमरों ने ऐसे मुश्तबा आदमियों की तस्वीर ली थी जो सुबह से मुसलसल कौंसल खाने के आसपास मंडला रहे थे। इनमें से कम अज कम एक आदमी को पहचान लिया गया है। वो आईबी का इरफान है। मेरा ख्याल है कि वो किस्सा हमारी कल की गुफ्तगू में निमट गया था। मैंने चुभती हुई आवाज में कहा। कल यह मसला सिर्फ कल के लिए निमटा था, आज फिर ताज़ा है। उसने मक्कारी से जवाब दिया। तुम चाहो तो आप बेन डेविड के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हो, मुझे कोई एतराज नहीं होगा। तुम समझ रहे हो कि बेन डेविड और कैली को वहां से निकाल देने के बाद इनकी वहां मौजूदगी के सारे सबूत भी खत्म हो चुके हैं, तो ये तुम्हारी कम फहमी है। मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस तुम्हारे लोगों के लिए संगीन मसाइल खड़े कर सकती है। मैंने उसे डरावा दिया। खूब। उसकी आवाज में हल्का सा तंज था। मैं इसी मामले के सिलसिले में जलाल से बात करनी चाह रहा था। तुम भी इन वाकयात से बाखबर मालूम होती हो। मेरा अंदाजा है कि इस वक्त तुम लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम कर रहे हो। हम मिलजुल कर ही काम करते हैं, इसी तरह जैसे तुम टॉम के साथ एक ही दफ्तर में बैठते हो। मैंने जवाब दिया। कल रात आईबी वालों ने कैली को फिर हरासा किया है, उसने शिकायत की। आईबी वाले अपने मुजरमों का दूर तक पीछा करते हैं। अभी तक कैली की बेगुनाही साबित नहीं हुई है। गाहे गाहे उसकी पड़ताल होती रहेगी। ये बात समझ में नहीं आई कि तुमने अपनी पनाह में आई हुई एक बेयारो मददगार अमरीकी औरत को अचानक खुली धूप में क्यों हाँक दिया। ये आईबी वालों का एहसान है कि वो उसे अपने साथ नहीं ले गए। वो इतने नर्म दिल और इंसान दोस्त नहीं है। कैली ने उनके मतलब की बातें बता दी होंगी। उसके बाद उसे ले जाना बेसूद था। ये तुम जानते हो कि कैली तुम लोगों की सरगर्मियों के बारे में क्या कुछ जानती है। मैंने काट दर लहजे में कहा। कैली के साथ उसका मेजबान भी था। जब इन दोनों की जरूरत नहीं थी तो इन लोगों को वहां क्यों भेजा गया? निक के जहन पर कोई ना कोई उलझन सवार थी, लेकिन वह मुझसे खुलकर और बरास्त कोई सवाल करने के लिए मौजू अल्फाज का इंतखाब नहीं कर पा रहा था। अब इतने मासूम और भोले ना बनो। वो मशक बेन डेविड के लिए थी। उसे निशेमन में नहीं उतारा गया। तुम डाज देकर उसे कहीं और ले गए। वो वहां होता तो जरूर पकड़ा जाता। तुम क्या जानो कि उसे कौन लेकर गया था? उसने ताहयुर ज़दा आवाज में बेसाख्ता सवाल किया। तुमसे मुराद तुम ही हो, मैंने जोर देकर कहा। कैली को इसीलिए छोड़ दिया गया कि उसे बेहोशी की हालत में वहां लाया गया था। उसे कुछ मालूम नहीं था, लेकिन प्रोफेसर डोनाल्ड बिगड़ा हुआ शरीफ आदमी है। उसने तुम्हारी आमद और बेन डेविड के साथ रवानगी की कहानी बिला कमुकात सुना दी। तुमको अंदाजा हो जाना चाहिए कि इस वक्त तुम कहाँ खड़े हुए हो। डोनाल्ड भी रात के वाकयात से परेशान हो गया है और उसने यहां काम करने से साफ इनकार कर दिया है। तुम्हारी वजारत खजाना उसकी वापसी को पसंदीदगी की निगाहों से नहीं देखेगी। निक का लहजा मानी खेस हो गया। तुम लोग अपनी हरकतों से दूसरे शोबों के लिए दुश्वारियां पैदा कर रहे हो। सहूलतों के नाम पर तुम्हारे आदमियों को खुली छूट नहीं दी जा सकती। हम देखते हैं कि तुम कब तक बेन डेविड को कानून की गिरफ्त से बचाते हो। बेन डेविड के बारे में तुम मन घड़त बातें कर रहे हो, इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। उसकी आवाज में रुखाई थी। कल तुम उसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस तलब करने पर मुझे संगीन नताइज की धमकियां दे रहे थे। आज नई कलाबाजी खा रहे हो। शायद तुम्हें इत्मीनान हो गया है कि कौंसल खाने से बेन डेविड की रवानगी के बाद तुम्हारे लिए कोई बड़ी परेशानी पैदा नहीं हो सकेगी, मगर यह तुम्हारी भूल है। होशमंद आदमी से गलती सिर्फ एक बार होती है। उसने मेरी बात काट कर कहा। अब ऐसी किसी गलती का आदा नहीं होगा जिससे तुम्हारे हाथ मजबूत हो सके। एक बार बेन डेविड हमारे हाथ आ जाए तो फिर तुम्हें सब पता चल जाएगा। साहब, सफारती तहफ़्फ़ुज़ात की वजह से कुछ हो या ना हो, कम अज कम तुमको पाकिस्तान से निकाल दिया जाएगा। यहां से तबादले का हुक्म आने पर मुझे खुशी होगी। यह मुल्क रहने के काबिल नहीं है जहां अल्कोहल पर पाबंदी है। औरतों की आज़ादी पर ऐसी संगीन और नारवा पाबंदियां आयद हैं कि वो अपनी मर्जी से अपनी पसंद के किसी मर्द से नहीं मिल सकती।
तफरीहगाहें वजूद जन से खाली और बेरोनक नजर आती हैं। ऐसी आज़ादियाँ तुम ही को मुबारक हों जिनके नतीजे में लाखों अमरीकी बाप दूसरों के औलादों को पालने पोसने पर मजबूर हैं। यह हर दौर में हर जगह होता आया है। अगर अमेरिका में ऐसे वाक़यात की शरह ज़्यादा है तो उसे बुनियाद बनाकर औरतों को कुचला नहीं जा सकता। यह बहुत लंबी बहस है कि इक़्तिदार और फ़र्द की आज़ादी में से किसी चीज़ को मुकद्दम होना चाहिए। ये बताओ कि तुमने इस वक्त फ़ोन क्यों किया था? तुमको जलाल की तलाश थी, वो कहीं मसरूफ़ है। उसने मशवरा दिया था कि मैं तुम्हारी बात सुन लूँ। रात के वाक़े से साबित हो रहा है कि अब तुम्हें कैली की ज़रूरत नहीं रही। क्या मेरा ये क़यास दुरुस्त है? उसने कदरे तवक्कुफ़ के बाद पूछा। फ़िलहाल यह कहा जा सकता है, मैंने मोहतात लहजे में उसे जवाब दिया। मैं तवील दफ्तरी कार्रवाई में नहीं उलझना चाहता। मुझे कैली और बेन के पासपोर्ट दरकार हैं। मैं को वादा नहीं कर रहा, शायद कैली का पासपोर्ट तुमको वापस कर दिया जाए। बेन को पासपोर्ट नहीं लुटाया जा सकता। मुझे कब मिल जाएगा? उसने बेन डेविड के पासपोर्ट की वापसी पर इसरार किए बगैर पूछा। मैं जलाल से बात किए बगैर इस सिलसिले में कोई वादा नहीं कर सकता। डोनाल्ड यहाँ से बदजन हो चुका है और एक लम्हे के लिए पाकिस्तान में रुकने के लिए आमादा नहीं है। मेरी ख्वाहिश है कि कैली भी उसी के साथ वतन वापस चली जाए। वो रास्ते में उसकी देखभाल करता रहेगा। तुमने कहा था कि कैली जख्मी है और अभी सफ़र के काबिल नहीं है। मैंने उसे याद दिलाया, वो तनहा सफ़र नहीं कर सकती। जब तक वो यहाँ रहेगी लोग उसे हरासा करते रहेंगे। उसे वापस भेज कर मैं यकसू हो जाऊंगा। शायद तुम इन दोनों की तरफ से बेफिक्र होकर अपनी सारी तवज्जो बेन डेविड पर मरकूज करना चाह रहे हो। मैंने कह दिया कि इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। वैसी जगह रोपोश है कि तुम्हारे हाथ उस तक नहीं पहुंच सकते। मैं उसकी तजाद बयानी पर हंस पड़ा। तुमको ज़हनी इलाज के लिए किसी मुसक्कन दवा की ज़रूरत है। एक तरफ उससे अपनी लाताल्लुकी का ऐलान कर रहे हो और उसी सांस में उसके ठिकाने के बारे में बेसरोपा दावे कर रहे हो। इसके बारे में मैं जो कुछ कह रहा हूँ वो मेरे अंदाज़ों पर मबनी है। कल तुम उसके सबसे बड़े हामी और मददगार थे, अब उससे बिल्कुल अनजान बन रहे हो। तुमको मालूम है कि अपनी बेसरोपा और दोगली बातों से मुझे फरेब नहीं दे सकते। अगर शुतर मूर्ख की तरह अपने आप को धोखा देने की कोशिश कर रहे हो तो और बात है। कल मैंने उसकी हमायत नहीं की थी। उसके हवाले से तुम्हें बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशी से रोका था, इसलिए कि इस वक्त वो तुम्हारे कौंसल खाने में पनागुज़ी था। मैंने उसकी बात काट कर कहा, वो कभी भी वहां नहीं था। तुम झूठे हो। उसकी आवाज़ इस्तेआल आमेज हो गई। तुम मुझे झूठा कह सकते हो, कैली के बारे में क्या कहोगे? मैंने तंजिया लहजे में सवाल किया। क्या उसने इस बारे में तुम लोगों को कोई बात बताई थी? मेरे सवाल ने उसे चौंका दिया। मैं तो सिरसन शेमन में गया ही नहीं था, मैंने वजाहत जरूरी समझते हुए कहा। उसने आईबी वालों को बयान दिया है कि कौंसल खाने में क़याम के दौरान में आई मैन वहां मौजूद था और कई बार उससे मिला था। तुम्हारे लिए उसको झुटलाना आसान नहीं होगा। वो कुतिया की बच्ची है। मेरे कानों में उसकी बेसाख्ता गौसीली आवाज गूंजी। वो उल्लू की पट्टी हिलने जुलने से माजूर है। उसे क्या पता कि जब बेन ने 2 मरतबा उससे मुलाकातें की वो कहाँ थी। उसकी कोई बात काबिल एतबार नहीं है। मुसलसल होश और बेहोशी की हालत से गुजर रही थी वो। उसे कुछ नहीं मालूम कि वो कहाँ कहाँ रही है। तुम किसी झूठे वकील की तरह नुक्ता तराजी कर रहे हो। वो मुश्किल से चंद घंटों तक तुम्हारी तहवील में रही है। तुमने उसे कितनी बार बेहोश किया होगा। मैं ऐसी किसी दवा से वाकिफ नहीं हूं जो आदमी को बेहोश कर दे और उसका असर जरा सी देर में ज़ायल हो जाए। मुझसे कुछ होश की बातें करो। मुझे अंदाजा था कि कैली की कही हुई बातों का दोहराना उसके हक में मौसर साबित होगा।